ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा लेक्चर क्लास 11th के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पे होने वाला है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में मैंने स्टेट बोर्ड के एनसीईआरटी के काफी इंटेक्स्ट क्वेश्चन को कवर किया है। तो जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जेडबलई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री क्या होता है? इट इज अ स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है। मैटर हमने क्लास 9th में पढ़ा है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सर्टेन मास, उसे बोलते हैं हम मैटर। ठीक है। तो केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ मैटर। इस मैटर को जब हम स्टडी करते हैं, मैटर क्या होगा? जो भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करे। मतलब हम लोग भी क्या करते हैं? स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, हमारा कुछ मास है, तो वी आर ऑल्सो अ मैटर। ठीक है। तो केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की स्टडी, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी, उसके साथ ही साथ उसके अंदर जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रहे हैं डिफरेंट कंडीशन में, उसी को हम क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंज इट अंडरगोस अंडर डिफरेंट कंडीशन। ठीक है। तो केमिस्ट्री के अंदर 5 ब्रांचेस हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज या फिर रिएक्शन स्टडी करते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन के। कार्बन को अगर हमें स्टडी करना है या फिर उसके प्रॉपर्टीज या रिएक्शन को, तो हम किसके अंडर स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं अंडर ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है। जैसे कार्बन के कंपाउंड दिए हैं यहाँ पे, मीथेन, इथेन, फिर उसके बाद आता है प्रोपेन। तो अगर कार्बन से रिलेटेड हम जो भी कंपाउंड स्टडी कर रहे हैं, तो वो हम किसके अंडर स्टडी करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर। ठीक है। फर्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम आते हैं सेकेंड ब्रांच पे। सेकेंड ब्रांच होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द कंपाउंड विच आर नॉट ऑर्गेनिक। ऐसे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक नहीं है, मतलब जिसके अंदर कार्बन नहीं है ना। फर्स्ट हमने स्टडी किया जो जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन है, वो आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है? जिसके अंदर कार्बन नहीं है या फिर जो ऑर्गेनिक नहीं है, वो सब आएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। जिसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, NaCl है, H2O है। अब इनमें कार्बन नहीं है, तो इनका स्टडी किसके अंडर करेंगे हम? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। थर्ड ब्रांच आता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। तो थर्ड ब्रांच आता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर के जो प्रॉपर्टीज है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब हम किसके अंदर पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। उसके साथ ही साथ हम फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ एटम्स। एटम का स्टडी हमने ये पढ़ा है ऑलरेडी क्लास 9th में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। एटम का स्टडी, मॉलिक्यूल का स्टडी, और फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो कंसेप्ट होता है, वो भी हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहाँ होता है? ये एटम के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है। ठीक है। एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे? प्रोटॉन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन, जो कि है चार्जलेस। ठीक है। इन दोनों को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो ये सारे कंसेप्ट किसके अंदर आते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है। चौथा ब्रांच हमारा है बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री मतलब क्या होता है? हमारे बॉडी में भी काफी सारे रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, है ना। हमारा स्टमक कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है? HCl। ठीक है। बैक्टीरिया को किल करने के लिए वो HCl प्रोड्यूस करता है हमारा स्टमक। तो फिर हमारे स्टमक के अंदर भी काफी सारे रिएक्शन होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी रिएक्शन होंगे या फिर उनके अंदर जो केमिकल प्रोसेस होगा, उसकी स्टडी किसके अंदर होती है? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट एक्सप्लोर्स द केमिकल प्रोसेस विद इन एंड रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो हम रिएक्शंस पढ़ते हैं, वो किसके अंदर आते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। और लास्ट हमारा है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है कि अगर हम किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और उसके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं। जैसे हमने CID में देखा है। ठीक है। कोई भी क्राइम सीन्स पे क्या करते हैं? सैंपल को कलेक्ट करते हैं, सैंपल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है वो देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, है ना। और उसके अंदर क्या चीजें प्रेजेंट है और कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, उसके लिए क्या किया जाता है? उसका कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना,
उसको सेपरेट करना, सेपरेट मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसका सेपरेशन करना, फिर उसका एनालिसिस करना। ठीक है, एनालिसिस मतलब उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है और उसको कैलकुलेट करना कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, वो सब आएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो ये सारे ब्रांचेस थे केमिस्ट्री के। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मैटर के बारे में। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो मैटर दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जिसकी एक फिक्स केमिकल कॉम्पोजिशन हो। ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन अगर फिक्स होगी तो हम बोलेंगे इट इज अ प्योर सब्सटेंस, यानी कि उसके अंदर जो एलिमेंट है उनका प्रोपोर्शन सेम रहेगा। जैसे H2O की अगर बात करें तो हाइड्रोजन में इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, तो ये रेशियो आएगा 1:8। ठीक है, मतलब जब हम वाटर की बात करें तो उसके एलिमेंट का प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स रहेगा। तो जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है ये कभी चेंज नहीं होंगे, चाहे कोई भी वाटर हम ले ले, सी वाटर ले ले, टैप वाटर ले ले। तो इसी को बोला जाता है डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन या फिर फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन। इसका केमिकल कॉम्पोजिशन फिक्स है। इसके एग्जाम्पल क्या है, प्योर मेटल, वाटर। ठीक है, मेटल में भी अगर हम देखें गोल्ड, गोल्ड के अंदर गोल्ड ही प्रेजेंट रहेगा, सिल्वर तो प्रेजेंट रहता नहीं है। अगर 24 कैरेट गोल्ड की बात करें तो वो प्योर गोल्ड है। ठीक है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी फिक्स है। उसके बाद हम बात करेंगे मिक्सचर की। सब्सटेंस हैव नो डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन। अब इसमें जो सब्सटेंसेस मिक्स किए जाते हैं वो अलग अलग प्रपोर्शन में मिक्स किए जाएंगे, अलग अलग रेशियो में मिक्स किए जाएंगे, तो उनका कोई फिक्स रेशियो नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है दे डू नॉट हैव डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है, पेंट। पेंट में भी क्या क्या रहता है, ऑयल रहता है और बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं जिनका प्रपोर्शन फिक्स नहीं है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है मिक्सचर। अब हम आते हैं प्योर सब्सटेंस के क्लासिफिकेशन में, एलिमेंट और कंपाउंड। अब एलिमेंट क्या है, जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, फर्दर ब्रेक डाउन होने का मतलब क्या है कि इसको मैंने अगर ब्रेक डाउन किया तो ये किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलूं गोल्ड, गोल्ड को मैंने ब्रेक डाउन किया तो मुझे गोल्ड ही मिलेगा, गोल्ड के साथ सिल्वर तो मिलेगा नहीं। तो अगर सिर्फ गोल्ड ही मिल रहा है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। ठीक है, कंपाउंड की बात करें तो इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने NaCl को ब्रेक डाउन किया तो मुझे क्या मिला, Na मिला और Cl मिला, मतलब दो अलग अलग चीजें मिली। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं इट कैन बी ब्रोकन डाउन केमिकली। तो कंपाउंड को हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट को हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का एग्जाम्पल मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। हमने पीरियोडिक टेबल में इसको अच्छे तरह से पढ़ा है ना। मेटल, नॉन मेटल, इसकी प्रॉपर्टीज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे अगर पूछा जाए विच अमंग द फॉलोइंग इज एलिमेंट और कंपाउंड, तो अगर गोल्ड आता है तो ये क्या हुआ, एक एलिमेंट हुआ। ठीक है, NaCl आया या फिर H2O आया या फिर CO2 आया, इनको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो ये क्या हुए, ये हो गए कंपाउंड। मतलब जिन चीजों को हम ब्रेक कर सकते हैं, H2O को ब्रेक डाउन किया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिसिस से पॉसिबल है, इलेक्ट्रिक करंट देने के बाद, ऐसे नॉर्मली इसको नहीं कर सकते। ठीक है, अभी मिक्सचर के बारे में हम पढ़ेंगे। मिक्सचर के टाइप्स है, एक है होमोजीनियस मिक्सचर और एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इनमें सोल्यूट और सॉल्वेंट यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। सोल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि अगर समझिए मैंने एक सॉल्यूशन बनाया सॉल्ट प्लस वाटर का, तो सॉल्ट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, तो जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, स्मॉल अमाउंट मतलब सोल्यूट, लार्ज अमाउंट मतलब सॉल्वेंट। तो अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट अगर यूनिफॉर्मली मिक्स होंगे तो उसे हम बोलेंगे होमोजीनियस। अब देखो, जब हमने वाटर और सॉल्ट को मिक्स किया तो सॉल्ट पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा वाटर में, उसके बाद हमें सॉल्ट नहीं दिखाई देता है, तो इसीलिए बोलते हैं हम सोल्यूट और सॉल्वेंट ये यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, इनके अंदर मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना, सोल्यूट और सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है
वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते। जैसे मैंने पानी के अंदर मट्टी डाल दी, मड डाल दिया, तो क्या होगा, मड हमको इजीली दिखाई देगा, मड डिसॉल्व तो नहीं होता है ना, तो सेपरेटली हम उसको देख सकते हैं। इसका मतलब वो पूरी तरह मिक्स नहीं हुआ है वाटर के साथ, तो ये आ जाएगा अंडर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल भी दिया है, इनसोल्यूबल सॉलिड इन वाटर, मैंने ऑलरेडी मड का एग्जाम्पल दिया है ना, वो पूरी तरह से सोल्यूबल नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही इजी क्लासिफिकेशन है ये, केमिकल क्लासिफिकेशन। फर्दर हम देखते हैं एलिमेंट्स, जिसका क्लासिफिकेशन है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ठीक है, हमने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में इसको स्टडी किया है, मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं और मेटलॉइड क्या होते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं, जिनके पास लस्टर होता है, जो शाइन करेंगे, है ना, मेटल्स जनरली शाइन करते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, हमने देखा ये शाइन करते हैं। लेकिन नॉन मेटल के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती, नॉन मेटल शाइन नहीं करते, देयर इज नो लस्टर। इसके बाद मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, इसके पास आसपास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। जैसे एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, उसमें हम खाना बना सकते हैं क्योंकि हीट उसके थ्रू पास हो सकती है। कॉपर की वायर्स है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एलिमेंट की बात करें तो दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं की जा सकती। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे मेलिएबिलिटी। मेटल्स मेलिएबल होते हैं, मेलिएबल का मतलब क्या है कि इनको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। थिन शीट मतलब जैसे एल्यूमिनियम का फॉइल होता है ना, उसको शीट में कन्वर्ट किया गया है। एलिमेंट की बात करें तो ये मेलिएबल नहीं होते, इनको हम शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट हम देखेंगे डक्टिलिटी। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, यानी कि इनको हम वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉपर की वायर हो गई, ठीक है, लेकिन नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल, ये डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी शो नहीं करते। एग्जाम्पल देखिए, मेटल के है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, नॉन मेटल के है कार्बन, नाइट्रोजन। अब हम अगर मेटलॉइड्स की बात करें तो ये इंटरमीडिएट होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट होती है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच में इनकी प्रॉपर्टी लाया करती है। एग्जाम्पल क्या है, आर्सेनिक और सिलिकॉन। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन था ये भी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन बेसिस ऑफ स्टेट। तो ये भी हमने लोअर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो क्या होता है सॉलिड स्टेट, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइटली हेल्ड होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं एक दूसरे के, हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब ये पार्टिकल्स जब बहुत ही क्लोज है तो इनमें फ्रीडम ऑफ मोशन नहीं रहेगा, ये मूव नहीं कर सकते। अगर ये मूव नहीं कर सकते तो ये अपना शेप भी चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दे डू नॉट हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ऑल्सो द पार्टिकल्स आर इन परफेक्ट ऑर्डर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सॉलिड के पास डेफिनाइट शेप भी होता है और डेफिनाइट वॉल्यूम भी होता है। बराबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सॉलिड की। इसके बाद हम देखेंगे लिक्विड के बारे में। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज तो होते हैं लेकिन वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हम उन्हें किसी कंटेनर में ऐड करेंगे तो वो उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज, मीन्स दे डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप बट दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। इनके पास वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनाइट होता है, बट शेप जो होता है दैट इज नॉट डेफिनाइट और दैट इज नॉट फिक्स्ड। गैसेस की बात करें तो इनका मूवमेंट बहुत ही इजी और फास्ट है, इनके मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा गैप होता है और नो गैप। फिर गैसेस नाइदर डेफिनाइट शेप नॉर डेफिनाइट वॉल्यूम, ना इनका डेफिनाइट शेप होता है ना ही इनका डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। ये कंप्लीटली क्या करेंगे, कंटेनर का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। जैसे गैस सिलेंडर में गैस होता है ना, पूरी तरह से उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है सिलेंडर का। ऐसा तो नहीं होता है सिलेंडर के किसी पार्ट में गैस नहीं है। ठीक है, पूरी तरह से वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। इसके बाद देखिए, ये जो प्रॉपर्टीज है मैटर के, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये आपके लिए थोड़े नए हो सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं या फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन। मतलब हम उनके अंदर का एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब किए बिना उसको मेजर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे मुझे किसी चीज का कलर देखना है तो मैं डायरेक्टली कलर देख के बता सकता हूँ। ठीक है, ऑर्डर पता करना है तो डायरेक्टली उसको स्मेल कर सकता हूँ। टेस्ट पता करना है तो डायरेक्टली उसको मैं टेस्ट कर सकता हूँ।
मेल्टिंग पॉइंट पता करना है तो डायरेक्टली मैं मेजर कर सकता हूँ मेल्टिंग पॉइंट। उसके लिए मुझे उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। वेरी सिंपल अगर लैंग्वेज में हम बताएं तो ये प्रॉपर्टीज हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कंपाउंड के अंदर कोई भी चेंज किए बिना, ठीक है। डेंसिटी भी हम डायरेक्टली बता सकते हैं, उसकी मेजर कर सकते हैं डेंसिटी विदाउट चेंजिंग द कंपाउंड। अब जैसे मुझे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट मेजर करना है तो मैं मेजर कर सकता हूँ उसको, मेल्टिंग पॉइंट को थर्मोमीटर की हेल्प से या किसी और चीज से। तो मुझे वाटर के अंदर कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। अगर मुझे कुछ चेंज नहीं करना पड़ रहा है तो वो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कलर, ओडर, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये क्या हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अगर बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो मुझे अगर किसी कंपाउंड को मेजर करना है, ऑब्जर्व करना है, तो मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। इसी को बोला जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे अगर मुझे कंबशन करना है कोल का, ठीक है, कंबशन ऑफ कोल, अगर एग्जाम में आया कंबशन ऑफ कोल इज अ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, तो डेफिनेटली इट इज अ केमिकल प्रॉपर्टी। क्योंकि कंबशन ऑफ कोल करने के लिए मुझे कार्बन को पहले ऑक्सीजन के साथ बर्न करना पड़ेगा, तब जाके CO2 गैस रिलीज होगा, ठीक है। तो इसमें हम केमिकल चेंजेस कर रहे हैं। अभी कार्बन कन्वर्ट हो गया है CO2 में, अब इसको ओरिजिनल फॉर्म में हम नहीं ला सकते, हमने इसको पूरी तरह से चेंज कर दिया है। तो दिस इज अ केमिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद मैग्नीशियम की बात करें, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, तो इसमें भी मैंने इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न कर दिया है, ठीक है, और मुझे क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें भी मैंने इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज किया है, मतलब इनमें कुछ मैंने चेंजेस लाए हैं, तब जाके मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है। तो कंबशन की अगर बात करें, एग्जाम में पूछा जाए कंबशन ऑफ कोल या फिर मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बोला जाए, तो ये क्या होंगे, ये होंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इनमें केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। हम सारे प्रॉपर्टीज को मेजर भी कर सकते हैं, अलग अलग हमारे पास यूनिट दिए हुए हैं उसके लिए, ठीक है। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है मैटर की जो क्वांटिटेटिव होते हैं नेचर में, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है मैटर की जो क्वांटिटेटिव है होते हैं। अभी ये देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, लेंथ ऑफ मार्कर इज 10 सेंटीमीटर। अब लेंथ क्या हो गया मेरा, लेंथ हो गया मेरा प्रॉपर्टी, ठीक है। मार्कर क्या हो गया मेरा, मार्कर हो गया मैटर। 10 क्या हो गया मेरा, क्वांटिटी हो गया। और सेंटीमीटर क्या हुआ मेरा, यूनिट हुआ। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर क्वांटिटेटिव इन नेचर, ठीक है। मैटर के जो प्रॉपर्टीज है उनको मेजर किया जा सकता है। जैसे लेंथ है, किसी भी मैटर की लेंथ मेजर की जा सकती है, उसकी एरिया मेजर की जा सकती है, उसका प्रेशर मेजर किया जा सकता है, उसका वॉल्यूम मेजर किया जा सकता है, उसका टाइम मेजर किया जा सकता है, ठीक है। तो जब भी हम इनको मेजर करते हैं तो एक क्वांटिटी की हेल्प से हम मेजर करेंगे। जैसे लेंथ है 10, अगर मैंने बोल दिया लेंथ है 10 तो मुझे समझ में नहीं आएगा 10 मतलब क्या। तो 10 क्या है, एक क्वांटिटी है, लेकिन उसके साथ मुझे यूनिट भी देना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर। अभी अगर मैंने सिर्फ 10 बोल दिया तो ये कंफ्यूजन होगा, 10 सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है कि क्या है, ठीक है। तो यूनिट का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट क्या होता है, आर्बिटरीली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। तो यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड है। कौन सा स्टैंडर्ड है, ये आर्बिटरीली डिसाइडेड, मतलब इसको डिसाइड किया है और इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट भी किया गया है, ठीक है। अभी पहले ये कंफ्यूजन होता था कि यहाँ पे अगर मैं लेंथ मीटर में कैलकुलेट कर रहा हूँ तो दूसरी कंट्री में भी जो लोग हैं वो भी क्या मीटर में ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से वो स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए गए हैं। तो यूनिट का डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, आर्बिटरली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड एज यूनिट्स। तो यूनिट्स तीन टाइप के होते हैं, सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट और एमकेएस यूनिट। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। सेंटीमीटर आ गया हमारा लेंथ, ग्राम आ गया हमारा वेट, और सेकंड हो गया हमारा टाइम। उसी तरह एफपीएस में भी फुट, पाउंड, सेकंड। फुट हो गया हमारा लेंथ का यूनिट, पाउंड हो गया हमारा मास का यूनिट, और सेकंड हो गया हमारा टाइम का यूनिट। उसके बाद आता है एमकेएस। एमकेएस मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड। मीटर आ गया हमारा लेंथ का यूनिट,
किलोग्राम आ गया मास का यूनिट, और सेकंड आ गया हमारा टाइम का यूनिट। ठीक है, तो अर्लियर पहले के जमाने में ये सब यूनिट्स हुआ करते थे। तो कंफ्यूजन ये हुआ कि हमको अगर लेंथ मेजर करना है तो हम कैसे मेजर करें, सेंटीमीटर में करें, फुट में करें, मीटर में करें, किलोमीटर में करें। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। तो एक कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ, फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस हुई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। उसमें ये डिसाइड हुआ कि अगर मुझे लेंथ मेजर करना है तो मैं उसको मीटर में ही मेजर करूंगा, मास मेजर करना है तो उसको किलोग्राम में ही मेजर करूंगा, टाइम अगर मेजर करना है तो उसको सेकंड में ही मेजर करूंगा, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है तो उसको एम्पियर में ही मेजर करूंगा, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर अगर मेजर करना है या फिर टेम्परेचर मेजर करना है तो उसको केल्विन में ही मेजर करूंगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर कैलकुलेट करना है तो उसको मोल में ही कैलकुलेट करूंगा, लुमिनियस इंटेंसिटी अगर मुझे फाइंड करनी है तो उसको मैं कैंडेला में ही फाइंड करूंगा। तो ये सारे जो यूनिट्स थे ये एक कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुए यूनिट है, और इसको यूनिवर्स ने एक्सेप्ट भी कर लिया। इसको बोला जाता है एसआई यूनिट, या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब ये सारे यूनिट क्या हो गए, स्टैंडर्ड हो गए। मतलब जब भी हम लेंथ मेजर करेंगे तो उसका सिंबल क्या है, स्मॉल एल, और मेजर किस में करेंगे, एसआई यूनिट, मीटर में। एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सिंबल क्या है, स्मॉल एम। ठीक है, ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट में इसके चांसेस कम है, लेकिन सीटी में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारे टेबल हमें पढ़ना है। पहला कॉलम कौन सा है, लेंथ का कॉलम है। लेंथ कैपिटल सॉरी स्मॉल एल में मेजर करेंगे, इसका सिंबल स्मॉल एल है। तो मीटर में मेजर करेंगे, मीटर का सिंबल है स्मॉल एम। मास का सिंबल स्मॉल एम, मेजर करेंगे किलोग्राम में, किलोग्राम का सिंबल है केजी। टाइम मेजर करेंगे सेकंड में, टाइम का सिंबल स्मॉल टी, सेकंड का सिंबल स्मॉल एस। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल कैपिटल आई, मेजर करेंगे एम्पियर में, एम्पियर का सिंबल कैपिटल ए। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का सिंबल कैपिटल टी, मेजर करेंगे केल्विन में, केल्विन का सिंबल कैपिटल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सिंबल स्मॉल एन, मेजर करेंगे मोल में, एमओएलई, और इसका सिंबल है एमओएल, मोल। उसके बाद आता है लुमिनस इंटेंसिटी, इसका सिंबल आई, सबस्क्रिप्ट में आता है स्मॉल वी, मेजर करेंगे इसको कैंडेला में, और इसका सिंबल है स्मॉल सी, स्मॉल डी। ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, इसको हमें याद करना है। टोटल 7 यूनिट्स है। ठीक है, तो पहले यूनिट पे हम आते हैं मास एंड वेट। तो मास क्या होता है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैटर प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मास। जैसे मैंने दो चीजें ली, एक ईंट ली, ईंट को क्या बोलते हैं, ब्रिक, और एक हाथ में मैंने ले लिया मार्कर। तो कौन सा वाला हैवी रहेगा, ब्रिक हैवी रहेगा, क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ मैटर ज्यादा है ना, तो इसका मास ज्यादा रहेगा। तो मास हो गया अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होती है फिक्स, टाइम के साथ चेंज नहीं होती। अभी ब्रिक का वजन अगर 2 किलो है तो बाहर लेके जाएंगे या कहीं दूसरे सिटी में लेके जाएंगे तब भी उसका वजन 2 किलो ही होगा, उसका वेट चेंज नहीं होता है ना। एसआई यूनिट मास का क्या होता है, मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम। नेक्स्ट आता है वेट। मास और वेट में क्या डिफरेंस है, हमको ये देखना है। वेट इज अ फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। वेट एक ऐसा फोर्स है जिससे अर्थ अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। अब वेट जो है, वेट चेंज होता है ग्रेविटी और लोकेशन के साथ, बराबर। मास तो फिक्स रहता है लेकिन वेट चेंज होता है। फॉर एग्जांपल पर्सन का वेट मून पे काफी कम होगा एज कंपेयर टू लेस, एज कंपेयर टू अर्थ, बट देयर मासेस रिमेन सेम, है ना। अर्थ पे ग्रेविटी ज्यादा है, मून मून पे कम है, तो मून पे वेट कम होगा, अर्थ पे ज्यादा होगा। ठीक है, देयरफॉर मास इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन वेट। मास जो है वो ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी है किसके कंपेयर में, वेट के कंपेयर में। अब इसका एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है।
और 1000 ग्राम को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 10⁻³ ग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक यूनिट कन्वर्जन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। लेंथ क्या होता है? लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को लेंथ बोला जाता है। अब केमिस्ट्री में हम लेंथ क्यों मेजर करते हैं? छोटी छोटी चीजें मेजर करने के लिए लेंथ यूज किया जाता है। जैसे एटॉमिक रेडियस अगर मुझे मेजर करना है, या फिर बॉन्ड लेंथ मेजर करना है, या फिर वेवलेंथ मेजर करना है, इन सब के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? लेंथ यूज करना पड़ेगा, है ना। केमिस्ट्री में ये सब टर्म्स आती है, एटॉमिक रेडियस, बॉन्ड लेंथ, वेवलेंथ। तो ये सबको मेजर करने के लिए लेंथ की जरूरत पड़ती है, लेंथ एक प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दिस क्वांटिटीज आर वेरी स्मॉल सो वी यूज फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ एसआई, यूनिट ऑफ लेंथ। ये सारी क्वांटिटीज बहुत ही छोटी होती है, इसीलिए हम जो टर्म्स यूज करेंगे या फिर यूनिट यूज करेंगे वो भी बहुत छोटे होंगे। जैसे नैनोमीटर, है ना। नैनोमीटर का रिलेशन क्या है मीटर के साथ? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। पिकोमीटर, पिकोमीटर क्या होता है? 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। उसके बाद ये कन्वर्जन हमें न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएंगे। की पॉइंट हम देखें, लेंथ क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। इन केमिस्ट्री वेरी स्मॉल लेंथ आर मेजर्ड यूजिंग नैनोमीटर एंड पिकोमीटर। ठीक है, ये कन्वर्जन हमें याद रखना है। जैसे हमने मास के केस में देखा 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, या फिर 10⁻³ ग्राम्स। उसी तरह 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, या 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। तो ये कन्वर्जन्स करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कन्वर्जन्स हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। तीसरा हम देखते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब कोई भी 3D ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट मतलब जिसका लेंथ हो, जिसकी ब्रेड्थ हो और जिसकी हाइट हो, 3 डायमेंशन हो, उसको हम बोलेंगे 3D ऑब्जेक्ट। तो ऐसा 3D ऑब्जेक्ट जब कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा उसको बोलेंगे उसका वॉल्यूम। और वो शेप पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बॉटल में 1 लीटर ऑफ वाटर फिल किया, और एक मैंने ऐसे वाले कंटेनर में 1 लीटर ऑफ वाटर फिल किया। तो 1 लीटर वाटर तो आ रहा है दोनों भी कंटेनर में, तो कंटेनर का शेप इंपॉर्टेंट नहीं है ना। वॉल्यूम में शेप इंपॉर्टेंट नहीं करता है। इसके बाद इसके कन्वर्जन्स अगर देखें तो 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब ये सेम होता है, एक बराबर होता है। हम ये भी बोल सकते हैं 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1000 ml के बराबर होता है। और ml किसके बराबर होता है? सेंटीमीटर क्यूब के। अगर 1 ml में लेता हूँ, अगर मैं लेता हूँ 1 ml, तो वो किसके बराबर होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब के। उसी तरह अगर मैंने 1000 ml ले लिया, तो वो भी किसके बराबर होगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। अब 1000 क्यों लिया है? क्योंकि 1 लीटर 1000 ml के बराबर है। तो इसको अगर सेंटीमीटर के हिसाब से देखना है तो वो भी 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से। ठीक है, एसआई यूनिट वॉल्यूम। अब ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके ये लिखा गया है, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है? जैसे मास का होता है किलोग्राम, उसी तरह वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम का एसआई यूनिट पूछा जाता है, तो मीटर क्यूब हो गया हमारा वॉल्यूम का एसआई यूनिट। ठीक है, अब बहुत सारे ग्लासवेयर्स है जिसको वॉल्यूम मेजर करने के काम आता है। ठीक है, वेरियस ग्लासवेयर यूज टू मेजर वॉल्यूम। अब ये कौन से ग्लासवेयर होते हैं? एक तो ये देखिए ग्रेजुएटेड सिलेंडर 100 ml, ऐसा कुछ तुम्हें आपको आपके लैब में दिखाई देगा वॉल्यूम मेजर करने के लिए। इसको बोला जाता है पिपेट, टाइट्रेशन करने के लिए काम आता है 25 ml पिपेट। ठीक है, इसको बोला जाता है ब्यूरेट, इससे भी हम टाइट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और ये होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये भी हमें काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने के काम आएगा हमारे लैब में। ठीक है, ये सारे एपरेटस जो होते हैं उसको हम किस काम आते हैं? ये एपरेटस ये वॉल्यूम मेजर करने के काम आते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 25 ml मेजर करने के लिए, 50 ml मेजर करने के लिए ब्यूरेट, ये 250 ml मेजर करने के लिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये 100 ml मेजर करने के लिए ग्रेजुएटेड सिलेंडर।
ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है हमारी डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का एसआई यूनिट है किलोग्राम, वॉल्यूम का एसआई यूनिट है मीटर क्यूब। अभी हमने पिछले स्लाइड पे ही देखा है वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। तो इसको अगर डिवाइड किया गया तो हम ऐसा लिख सकते हैं केजी। मीटर क्यूब को अगर मैंने ऊपर शिफ्ट किया तो ये रेस टू -3 हो जाएगा। ये हो जाएगा एसआई यूनिट किसका? डेंसिटी का। इसको अगर मैं सीजीएस यूनिट में लिखूं, सीजीएस क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। मतलब वेट मैंने ले लिया ग्राम में, नीचे क्या है? वॉल्यूम मैंने ले लिया एमएल में। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखा जाएगा ग्राम पर एमएल। और एमएल किसके बराबर होता है? सेंटीमीटर क्यूब के। ये भी हमने पिछली स्लाइड पे देखा है। तो सीजीएस यूनिट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। ये हो जाएंगे हमारे सीजीएस यूनिट डेंसिटी के। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है या कितना हॉट है, ये हमको किससे पता चलेगा? टेम्परेचर से। तीन कॉमन स्केल्स होते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। कौन से स्केल्स है ये? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन। ठीक है, इन सब में हम क्या मेजर करते हैं? टेम्परेचर मेजर करते हैं। ओके, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। अब ये रिलेशनशिप दिए हैं। डिग्री सेल्सियस क्या होता है? 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। केल्विन क्या होता है? केल्विन होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ये फॉर्मूलाज हमने लोअर क्लासेस में पढ़े हैं। ये फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला इट मस्ट बी न्यू फॉर यू, ये आपके लिए न्यू हो सकता है, लेकिन ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है 10th क्लास में। ठीक है, तो अगर हमें दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो हम क्या करेंगे? ये फॉर्मूला यूज करेंगे। 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना दिया है? 25 प्लस 32। सिंपल कैलकुलेशन, फाइजा 9 5 45 प्लस 32 कितना हो गया? ये 7 और 7 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। वेरी सिंपल। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये कंसेप्ट एनसीईआरटी में दिया गया है। ये सारे यूनिट्स है। 10⁻²4 -24 क्या होता है? इसको बोलते हैं योक्टो। -21 को बोलते हैं जेप्टो। -18 मतलब एटो। -15 मतलब फेम्टो। -12 यानी पिको। -9 यानी नैनो। -6 मतलब माइक्रो। -3 मतलब मिली। -2 मतलब सेंटी। -1 मतलब डेसी। ठीक है, 10 क्या हो गया हमारा? डेका। अब इसको पॉजिटिव स्केल में लेंगे, 10⁻² हो जाएगा हेक्टो। 10⁻³ हो जाएगा किलो। 10⁻6 हो जाएगा मेगा। 10⁻9 हो जाएगा गीगा। 12 टेरा। 15 पेटा। 18 एक्सा। 21 जेटा। और 24 योटा। ठीक है, अब ये टेबल ऑलरेडी एनसीईआरटी में गिवन है, तो इसके बेसिस पे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर हम इजीली बता सकते हैं। अब माइक्रो क्या होता है? माइक्रो होता है 10⁻⁻6। तो अगर मैं यहाँ यहीं पे इसको टिक कर दूं, माइक्रो हो जाएगा 10⁻⁻6। डेका कितना होता है? डेका, डेका होता है 10। तो 10 हो जाएगा ये डेका। मेगा कितना होता है? हमें देखा था मेगा 10⁻6। मेगा हो जाएगा हमारा 10⁻6। गीगा कितना होता है? यहाँ पे सब दिया है, गीगा होगा 10⁻9। और फेम्टो हो जाएगा हमारा 10⁻⁻15। ये क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें। उसके बाद हम आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब टोटल हमारे पास 5 लॉज है। इसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट कंबाइन होके क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। और वो कंपाउंड किस तरह से बन रहा है, इसके लिए ये 5 लॉस है। ठीक है, तो पहला वाला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ए प्लस बी गिव्स ए बी। मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट।
वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, रिएक्टेंट का मास किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। तो सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो कार्बन प्लस O2 गिव CO2। अब कार्बन का मास है 12, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो दो का हो गया 32। यहाँ पे CO2 में कार्बन का 12, दो ऑक्सीजन का 32, तो ये इसका टोटल भी आता है 44, इसका टोटल भी आता है 44। मतलब जितना मास रिएक्टेंट में है उतना ही मास किसके अंदर है, प्रोडक्ट के अंदर है। तो इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन। इसको थोड़ा हम एक्सटेंड करेंगे, इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में मास को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ मास जो रिएक्टेंट में होगा वही मास किस में होगा, प्रोडक्ट में होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। टोटल 5 लॉस पूछे जाते हैं, उनमें से सबसे सिंपलेस्ट लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। सेकेंड लॉ आता है हमारा लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। अब लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन क्या होगा, देखिए पहले स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। अब गिवन कंपाउंड, जैसे कि मैंने H2O ले लिया, गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट। सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट मतलब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ठीक है, एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का वेट हो गया 2, एक ऑक्सीजन का हो गया 16, तो ये हो गया 1:8। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। अब मैंने अगर वाटर की बात करी तो इसके एलिमेंट का जो प्रपोर्शन होगा ये हमेशा सेम ही होगा, 1:8, है ना। डेफिनेशन तो यही बोलता है, कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। अब मैं चाहे वाटर सी वाटर ले लूं, चाहे मैं वाटर रेन वाटर ले लूं, चाहे मैं वाटर टैप वाटर ले लूं, तो वाटर कोई भी हो, मतलब वाटर का सोर्स कोई भी हो, लेकिन उसके जो एलिमेंट्स का प्रपोर्शन है वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। देखो सी वाटर में भी 1:8, रेन वाटर में भी 1:8, टैप वाटर में भी 1:8। मतलब सोर्स कोई भी हो, लेकिन जो प्रपोर्शन है एलिमेंट्स का कंपाउंड के अंदर वो सेम रहेगा। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे H की जगह पे K आ गया है, तो यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन का वेट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ये 2 लॉस पढ़े हैं, बाकी के 3 लॉस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ऑल दीज लेक्चर्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मैक्सिमम पोर्शन कवर करने की कोशिश की है इन लेक्चर्स में, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से इसके नोट्स बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।